वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट संसार। मैं कमलेश्वर सिंह आज आपको अपने बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360 सीरीज का पार्ट 5 करवाऊंगा, जो कि आपके नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। और चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर में आगे। तो देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन है, ग्रिगोर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग 7 वर्षों तक किया था? तो उद्यान मटर यानी कि गार्डन पी पर। अगला क्वेश्चन, किसी लक्षण के दोनों विपर्यास विशेषक के दोनों रूपों का प्रदर्शन F2 पीढ़ी में ज्यों का त्यों होता है, यद्यपि इनमें से एक विपर्यास विशेषक F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता। इससे किसकी व्याख्या होती है? तो इससे विसंयोजन के नियम की व्याख्या होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित किया गया द्विसंकर परीक्षण क्रॉस का अनुपात है। तो हम सभी जानते हैं कि इसका अनुपात अपना द्विसंकर परीक्षण यानी कि द्विसंकर अपना टेस्ट क्रॉस, तो इसका अनुपात है अपना 1:1:1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने पुष्प के कितने लक्षण चुने थे? तो मेंडल ने पुष्प के अपने 2 लक्षण चुने थे मेंडल ने पुष्प के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों में मेंडल ने किसका उपयोग नहीं किया था? तो बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किसका उपयोग नहीं किया था। तो मेंडल ने फली की लंबाई का उपयोग अपने प्रयोग में नहीं किया था, अन्य का किया था। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस ए बी और इसमें क्रॉस करने पर ए बी जिन प्रारूप की आवृत्ति F2 पीढ़ी में क्रॉस के बाद क्या होगी? तो भाई ये अपना यहाँ पर हम इसको सीधे 2n से निकाल सकते हैं, जहाँ पर n अपना हेट्रोजाइगस का संख्या होता है। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस एक भी नहीं है, तो इसलिए 2 मतलब 1 होगा। तो इसलिए यहाँ पर 1/16 केवल 16 में से एक ही ऐसा होगा। सीधे देखना है कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के किस विचार से लगता है कि F1 पीढ़ी किसी एक पैतृक जैसी लगती है, यानी कि F1 पीढ़ी किसी एक पैतृक जैसी लगती है, मानी कि तो ये प्रभाविता में होता है, लक्षण केवल एक जनक के जैसा होता है इसमें प्रभाविता में। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीय लक्षणों के विपर्यासी विशेषक ट्रेट जो समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में अभिव्यक्त होता है वह कौन सा है? तो भाई सीधे आपको याद करना है कि तो यह अपना हरी फली होता है, हरी फली है जो दोनों में विषमयुग्मजी और विषमयुग्मजी अवस्था में अपना अभिव्यक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण क्रॉस यानी कि टेस्ट क्रॉस के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो देखते हैं, समान जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप प्रदर्शित होता है, यह सही बात है। और एक मोनोहाइब्रिड एक संकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात 1:1 है, यह भी सही है। जीन की स्थिति को जानने के लिए तो यह गलत है, जीन की स्थिति को जानने के लिए नहीं है, इसका जीन प्रारूप का पता लगाने के लिए होता है। अपना परीक्षण क्रॉस एक प्रकार का संकर पूर्वज क्रॉस है, तो यह भी सही बात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जीन जो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को निर्धारित करते हैं कहलाते हैं? तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम युग्म विकल्पी यानी कि एलील कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी के लंबे पौधों का क्रॉस बौनों से करवाया ताकि F2 पीढ़ी के लंबे पौधे का जीन प्रारूप निर्धारित किया जा सके, तो यह क्रॉस कहलाएगा? तो सिंपल सी बात है, यह क्रॉस अपना टेस्ट क्रॉस कहलाएगा, क्योंकि
अब अपने F2 के अपने संकर पौधे का F1 के अपने अप्रभावी जनक से करवा रहे हैं, इसलिए यह अपने परीक्षण क्रॉस हैं, सीधे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी जनक द्वारा ए बी युग्मक निर्माण का प्रतिशत होगा। तो इससे अब अपना केवल 2 युग्मक बनेगा और उसमें से अपना ए बी एक है, इसलिए नहीं, और यहाँ पर स्मॉल नहीं है तो इसलिए इसमें इस टाइप का कोई भी युग्मक नहीं बनेगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है इस जीनोटाइप वाले पौधे द्वारा कितने प्रकार के अनुवांशिक रूप से भिन्न युग्मक बनाए जा सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है युग्मक का 2 की पावर n, तो यहाँ पर केवल 2 हेटेरोजाइगस है, तो इसलिए 2 की घात 2 यानी कि यहाँ पर 4 प्रकार के भिन्न युग्मक बनेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि पादप का जीन प्रारूप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी सी डी और डबल ई हो तो इसमें कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो इसका भी फार्मूला 2 की पावर n है और यहाँ पर 1 और 2 ही यहाँ पर अपने विषम युग्मजी हैं, तो यहाँ पर भी 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइसम सटाइवम जिसका जीन प्रारूप RYY है में स्वपरागण होता है तथा तब गोल व झुर्रीदार बीज तथा पीले बीज व हरे बीज का क्रमशः अनुपात होगा। तो इनका क्रमशः गोल अपना 3 होगा और अपना झुर्रीदार 1, उसके अलावा पीले बीज 3 होंगे और अपना हरे बीज एक होगा। यह अपना मेंडल का द्विसंकर क्रॉस का है और इसे आपके एनसीईआरटी में दिया गया है टेबल को, टेबल से सीधे ही देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मटर के गोल तथा पीले बीज वाले संकर पौधे का संकरण झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले पौधे से कराया जाता है, तब कैपिटल R स्मॉल r YY वाले संतति का प्रतिशत क्या होगा। तो इसका अपना 25% होगा, सीधे ही आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण F2 लक्षण प्रारूप अनुपात स्वतंत्र अपयूहन के नियम को समझाता है, यानी कि इसमें से कौन सा अपना लक्षण प्रारूप का अनुपात स्वतंत्र अपयूहन को दर्शाता है। तो वह 9:3:3 यह अपने स्वतंत्र अपयूहन के नियम को समझाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बताना है कि इसमें से कितने कथन सत्य हैं। तो चलिए देखते हैं। एक ही लोकस पर स्थित जीन्स जिनकी अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न होती है बहुजीनी कहलाते हैं। तो यह गलत है। एक संकर का क्रॉस उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, तो इसे परीक्षार्थ क्रॉस संकर क्रॉस कहते हैं। तो यह सही बात है। मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई चीज अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। उन्होंने इस वस्तु को कारक कहा, यह भी सही बात है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति जिनका जीनोटाइप ये है में 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो यहाँ पर केवल एक हेटेरोजाइगस है, इसलिए यहाँ पर केवल 2 ही बनेंगे। तो यहाँ पर अपना यह भी रस हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मेंडल ने मटर की 14 तद्रुप प्रजनी किस्म यानी कि 14 ट्रू ब्रीडिंग किस्म का चुना, सही बात है। प्रभाविता जिनका स्वास्थ्य लक्षण नहीं होता है, तो यह सही बात है। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है, यह भी सही बात है। कारक जोड़े में होते हैं, यह भी सही बात है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए एवं सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो हमें यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए देखते हैं। एक संकर परीक्षण संकरण से प्राप्त संततियों का अनुपात समान होता है, सही बात है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस से प्राप्त संततियों का अनुपात समान होता है। अगला है परीक्षार्थ संकरण के मदद से अप्रभावी संतति के जीन प्रारूप का पता लगाया जा सकता है। तो अप्रभावी के साथ साथ इसमें प्रभावी का भी लगा सकते हैं, तो यह गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, आउट क्रॉस एक क्रॉस है जिसमें F1 पीढ़ी के संकर पादप को उनके किसी भी पादप के साथ संकरण कराया जाता है। तो आउट क्रॉस नहीं है, ये अपना बैक क्रॉस होता है, तो इससे यह भी गलत हो गया। अगला है, परीक्षणार्थ संकरण में लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूपों का अनुपात समान होता है, तो यह सही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहप्रभाविता का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 यह अपने सहप्रभाविता का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, सीधे याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहप्रभाविता और बहुयुग्म विकल्पी का एक उदाहरण, यानी कि कौन सा सहप्रभाविता और मल्टीपल एलील का उदाहरण है। तो यह मानवों में ए बी रुधिर समूह दोनों का उदाहरण है, आप सीधे याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहप्रभाविता की स्थिति में F2 पीढ़ी का एक संकर लक्षण प्रारूप अनुपात होगा। तो भाई अपने एक संकर यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपना सहप्रभाविता की स्थिति में लक्षण प्रारूप क्या होगा। तो यह कुछ भी हो, यह अपना 1:2:2 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सहप्रभाविता का उदाहरण नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा सहप्रभाविता का उदाहरण नहीं है। तो देखते हैं, ए बी रुधिर समूह की वंशागति यह है, सिकल सेल एनीमिया का वाहक यह भी सहप्रभाविता का उदाहरण है, मवेशियों में त्वचा का रंग यह भी सहप्रभाविता का उदाहरण है, मिराबिली जलापा में पुष्पों का रंग, तो यह अपने अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मतलब गलत है यहाँ पर, यह नहीं उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी और रुधिर समूह की स्थिति में जब IA और IB एलील एक साथ उपस्थित होती हैं तब यहाँ पर दोनों A और B एलील अभिव्यक्त होती हैं, सीधे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, एक जीन जो एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाता है वह क्या कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, वह जीन अपना प्लियोट्रॉपिक यानी कि नहीं, सीधे याद कर सकते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन बहुप्रभावी जीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में मात्रात्मक वंशागति का एक उदाहरण है। तो त्वचा का रंग मानवों में अपने मात्रात्मक वंशागति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे का रुधिर समूह O है तो उसके पैतृकों का रुधिर समूह नहीं हो सकता है। तो भाई अगर अपने बच्चे का यदि रुधिर समूह O है तो यहाँ पर O तो उपस्थित होना ही चाहिए, तो यहाँ पर A तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर O का अपना चांस ही नहीं है आने का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अन्य में चांसेस हैं कि यहाँ पर B अपना IB और IO हो, यहाँ पर भी चांस है अपना IA और IO हो, तो यहाँ पर दोनों जगह चांस है, और O में तो IO से चांस होंगे ही, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 4 में यह चांस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानवों में ऊंचाई की वंशागति की किसका एक उदाहरण है। तो यह अपने बहुजीनी वंशागतिकी का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वंशागति विधि में संतानों में अधिक मातृक प्रभाव पाए जाने की आशंका रहती है। तो कोशिका द्रव्य में अधिक समानता पाए जाने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता पुष्प के पौधे की ट्रू ब्रीडिंग प्रजननी लाल फूल वाली को ट्रू ब्रीडिंग सफेद फूल वाली के साथ संकरण कराया गया। जब इस F1 संतति को स्वपरागित किया गया तो परिणामी फिनोटाइप का अनुपात क्या रहा। तो भाई इसका जो अनुपात है 1:2 एक ही रहेगा, और ये अपना यह कुत्ता पुष्प वाला यह अपने अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल है, ये भी याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में बच्चों का रुधिर ग्रुप केवल A है, उनके माता पिता का जीनोटाइप क्या होगा। भाई बता, केवल A ही होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, अगर A ही होना चाहिए रुधिर ग्रुप, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 4 से ही यह संभव है, क्योंकि अपना O जो है
वो अपना एंटीजन नहीं बनाता है, तो इसलिए यहाँ पर ओ आने की संभावना ही नहीं रहेगी और केवल रुधिर ग्रुप केवल ए ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मुलेटो नर का विवाह निग्रो मादा से होता है तो उनके संततियों में कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप संभव हैं? तो इसका सीधे आपको याद कर लेना है कि इसमें 4 इसमें से इसका संभावित है। मैं इसका डिटेल्ड आंसर अपना टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयुग्मित द्वियुग्मित प्रकार से लिंग का निर्धारण प्रदर्शन किसमें होता है, यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें होता है? तो यह अपने मधुमक्खियों में होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने बताया कि गुणसूत्र का व्यवहार जीन के व्यवहार के समानांतर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस साल आपसे एग्जाम में आ जाए। तो ये बताया था आपने, सटन और बावेरी ने इसे बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी जीन जो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो भाई यह एक संलग्न समूह बनाते हैं। सीधे ही आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, वंशागतिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत आधारित है, तो यह अपने अर्धसूत्री विभाजन पर आधारित है। वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन है, 2 जीन जो 50% पुनर्योगज आवृत्ति यानी कि रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी दर्शाती है, उनके लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई जिन स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती हैं, मतलब पूजा का 50% रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी है, तो भाई यहाँ पर तो मजबूती से तो हो ही नहीं सकता। और नर ड्रोसोफिला में तो इसमें 100% अपना संलग्नता होता है और वाई संलग्न जीन तो ये हो नहीं सकता। यह अपना स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शा सकता है क्योंकि केवल 50% ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पौधे में जिसका जीनोटाइप ये हैं, जीन ए तथा बी पूर्ण रूप से संलग्न है, यानी कि ये दोनों अलग नहीं हो सकते, पूर्ण रूप से संलग्न, इसलिए तो ए बी सी के वाले जीनोटाइप वाले पराग कणों का प्रतिशत क्या होगा? भाई यहाँ पर ए और बी तो पूर्ण रूप से अपना क्या है, संलग्न है, तो ए और बी तो अलग हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पर बी आने का अब कोई अवसर ही नहीं है। तो यहाँ पर इसके बनने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसलिए यह 0% होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला में नर लिंग का निर्धारण होता है, तो यह एक्स और ऑटोसोमल क्रोमोसोम के अनुपात से निर्धारित होता है। सीधे याद कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1891 में हेकिंग ने एक विशिष्ट केंद्रकीय संरचना की खोज की और पाया कि ये संरचना शुक्राणु जनन के बाद 50% शुक्राणुओं को प्राप्त हुई, जबकि शेष 50% को नहीं। यह संरचना है, तो यह संरचना अपना एक्स गुणसूत्र है। सीधे ही आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में चित्र दिखाया गया है, आप देख सकते हैं चित्र को, और अब इसमें हमें बताना है कि यह चित्र क्या दर्शा रहा है। तो भाई अपना जो यह चित्र है वह गुणसूत्रों का स्वतंत्र पृथक्करण दर्शा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर अनुवांशिक अध्ययन के लिए उपयुक्त पाई गई क्योंकि? देखते हैं, नर मादा से बड़ा होता है, गलत है, मादा नर से बड़ा होता है। इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों पर रखा जा सकता है, सही बात है। इनमें कुछ विपरीतार्थ विपर्यास विशेषक पाए जाते हैं जिनको अधिक क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, तो यह भी सही बात है। और अगला है, तो भाई यहाँ पर मेन चीज यह पूछ रहा है कि यह अपना उपयुक्त क्यों है। तो इसके लिए आपको हमें एकदम एक्यूरेट को बताना है, क्योंकि ये नहीं हमारा यह भी गलत है, क्योंकि इससे कम क्षमता वाले से देखे जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन 2 सही होगा, क्योंकि इन्हें
प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों पर रखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हमें यहाँ पर सही लिंग निर्धारण को बताना है। तो यह हमारा पहला वाला मनुष्य है, तो यहाँ पर अपना XY टाइप होगा। और हमारा दूसरा यहाँ पर ड्रोसोफिला है, तो यहाँ पर भी लगभग XY टाइप से ही जो हमने NCERT में दिया गया है। और यहाँ पर अपना ये जो मुर्गियों में है इनमें ZW वाला टाइप होता है। तो हमें यहाँ पर बताना क्या है, मैंने बताना है कि तो लिंग निर्धारण के 3 प्रकार से के लिए लिंग निर्धारण को प्रदर्शित कर रहा है। निम्न में से सही विकल्प को चुनिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए है, मनुष्य में XY टाइप नर होता है और XX मादा होता है, तो ये हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक द्विसंकर पादप जिसमें पूर्ण संलग्नता पाई जा रही है के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यह संततियों में कुछ नए संयोजन की उत्पत्ति करेगा। भाई संलग्नता है तो यह इसमें केवल पैतृक लक्षण ही होगा, तो इसमें कोई नया लक्षण तो आ ही नहीं सकता है। अन्य सभी ऑप्शन को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं और पहले तो लैपटॉप को चार्जिंग कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है वह बोल रहा है कि स्वपरागण से यह 3:1 लक्षण प्रारूप प्राप्त करेगा, तो यह सही बात है। और अगला बोल रहा है कि परीक्षण यानी टेस्ट क्रॉस से यह एक जीन प्रारूपिक अनुपात प्राप्त होगा, यह भी सही बात है। यह 2 प्रकार के युग्मकों का उत्पत्ति करेगा, यह भी सही है। केवल ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला के संबंध में कितने कथन सही नहीं है। इनमें से कितने कथन सही नहीं है। तो पहला है, ड्रोसोफिला अपना जीवन चक्र 20 सप्ताह में पूरा करता है, तो यह 20 नहीं 2 सप्ताह में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। ये एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतति मक्खियां उत्पन्न करती हैं, यह सही बात है। इनमें उपस्थित अनेक प्रकार की अनुवांशिक विभिन्नताओं का कम क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, यह भी सही है। अगला है, मादा ड्रोसोफिला में पूर्ण संलग्नता, तो मादा में नहीं नर ड्रोसोफिला में पूर्ण संलग्नता पाया जाता है, तो हमारा यहाँ पर 2 ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दंपति के 3 बच्चों में तीनों लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई अगर लड़का हो या लड़की, उसकी होने की प्रायिकता 1/2 यानी कि 50% होता है। तो भाई तीनों लड़की की, तो इसलिए पहले बार में 1/2 और दूसरे बार में भी लड़की होने के लिए 1/2 और तीसरे बार में भी लड़की होने के लिए 1/2, तो यहाँ पर 1/8 होगा। सीधे ही याद कर सकते हैं, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार के वंशावली का अध्ययन करें जिसमें सिकल सेल एनीमिया की वंशागतिकी हो रही है। तो अध्ययन के तहत लक्षण, तो हम सीधे से यहाँ पर जा सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है वह अपना सिकल सेल एनीमिया अलिंगी और अप्रभावी होती है। और यह आपके NCERT का डायग्राम है, सीधे आप बिना सॉल्व करे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ऑटोसोमल प्रभावी युग्म विकल्पी की आवृत्ति 0.6 है तो 6000 की जनसंख्या में अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले सदस्यों की आवृत्ति क्या होगी। तो भाई यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको अपने टेलीग्राम पे विथ फार्मूला अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जनसंख्या पर हार्डी विनबर्ग नियम लागू नहीं होता है अगर। भाई हार्डी विनबर्ग नियम लागू कब नहीं होगा, जब अपना जीनीय रिकॉम्बिनेशन हो, तो रिकॉम्बिनेशन होगा तो हार्डी विनबर्ग नियम नहीं लागू होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सीधे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्रिस क्रॉस वंशागतिकी दर्शाया गया है और बताना है कि क्रिस क्रॉस किसमें होता है। तो क्रिस क्रॉस अपना लिंग संलग्न में होता है, तो हमारा हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न है, तो इसलिए यह इस प्रकार के उदाहरण हो सकता है।
अगला क्वेश्चन हमें बताना है कि यहाँ पर ये जो चित्र है वह क्या दर्शाता है। तो यह चित्र एक अलिंग सूत्रीय अप्रभावी विशेषक टेट के रूप में फिनाइल कीटोनुरिया जैसी दशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक महिला रंजकहीनता तथा वर्णांधता दोनों के लिए वाहक हैं। इसका भी आंसर मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, फिलहाल अभी आप इसको याद कर इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक सामान्य व्यक्ति की शादी में हीमोफीलिया के वाहक लड़की से हो तो क्या होगा। भाई अगर सामान्य व्यक्ति की शादी हीमोफीलिया के वाहक लड़की यानी कि अपना जो लड़की है उसका हीमोफीलिया का वाहक है, तो इससे अपना जीन इसके अपने लड़कों में जाएगा, तो जिसके कारण इसके 50% लड़के हीमोफीलिक ग्रस्त होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिकल सेल एनीमिया के लिए सही नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से सिकल सेल एनीमिया के लिए कौन सा सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यह अलिंग सूत्री अप्रभावी संलग्न विभेद है, सही बात है। वाहक का जीन प्रारूप अपना HbA-HbS होता है, सही बात है। बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में अमीनो अम्ल को प्रतिस्थापन छठे कोदान में एक क्षार प्रतिस्थापन के कारण होता है, तो यह भी सही बात है। उच्च ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन अणु का बहुलीकृत हो जाता है, तो भाई यह भी सही है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अपना गलत नहीं है, तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ ठीक है, आप सभी को याद कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर उच्च नहीं होता है, यहाँ पर यह गलत है। अपने निम्न ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन अणु बहुलीकृत हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपना जो अगला क्वेश्चन है वह है, एक यादृच्छिक संगम वाली जनसंख्या में प्रभावी एलील की आवृत्ति यानी कि प्रभावी एलील यानी एक की आवृत्ति अपना 0.7 है, तो इससे अपना जो अपना अप्रभावी की होगी वह 0.3 होगी। अब बताना है कि तो अप्रभावी लक्षण प्रारूप की आवृत्ति, तो अप्रभावी लक्षण प्रारूप यानी कि ए की आवृत्ति तो 0.3 इंटू 0.3 यहाँ पर हो जाएगा, यह 0.09 हो जाएगा। सीधे आपको याद कर सकते हैं अप्रभावी एलील की आवृत्ति। अगला है, सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है। तो भाई सभी जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि जब सिकल सेल एनीमिया होता है वह ट्रांसवर्जन का उदाहरण है, सीधे आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, युग्मनजी कोशिका की कौन सी एक दशा होती है जिसमें मानवों में असामान्य नर बच्चे का जन्म होता है। तो 2X और 1Y गुणसूत्र, और यह जो होता है यह इससे अपना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, इसलिए असामान्य नर बच्चे का जन्म होता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उत्परिवर्ती जीन एक उपापचयी अवरोध परिकल्पना किसके द्वारा यानी कि वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉली ब्लॉक, यह वाला हाइपोथेसिस किसने दिया था। तो इसे ए गैरार्ड ने दिया था, सीधे याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्ति में हीमोग्लोबिन के बीटा श्रृंखला के 6 नंबर पर वेलिन किस अमीनो अम्ल द्वारा प्रतिस्थापित होता है। तो अपना वेलिन जो होता है वह ग्लूटामिक एसिड यह अपने ग्लूटामिक एसिड द्वारा प्रतिस्थापित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अनुवांशिक विकार जिसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं और उस व्यक्ति का छोटा कद छोटे सिर का होना अभिलक्षणी गुण है, लेकिन चौड़ी हथेली में पाल्म कीज होते हैं, तो यह किससे संबंधित है। तो भाई यह अपने डाउन सिंड्रोम से संबंधित है, सीधे याद कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई एक प्रोकैरियोट है जिसका उपयोग निम्न के लिए होता है। तो भाई प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई का उपयोग स्विस चीज के निर्माण के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा उत्पाद प्रोकैरियोट द्वारा नहीं बनाया जाता है? तो प्रोकैरियोट, तो हाँ, यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट द्वारा कौन सा नहीं बनाया जाता है। तो दही तो प्रोकैरियोट द्वारा ही बनाया जाता है, बैक्टीरिया द्वारा, अपना लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया द्वारा। इडली डोसा भी बनाया जाता है अपने प्रोकैरियोट द्वारा, और अपना स्विस चीज भी प्रोकैरियोट द्वारा ही बनाया जाता है। यह भी अपने प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई द्वारा बनाया जाता है, तो यह भी प्रोकैरियोट होगा। लेकिन ब्रेड बनता है आपके ईस्ट से, और ईस्ट अपना यूकैरियोट है, तो इसलिए यह सही ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देते हैं, यह किस विटामिन? तो यह किस विटामिन, मतलब जो दही होता है इसके द्वारा किस विटामिन में प्रचुर हो जाता है? तो यह विटामिन B12 में प्रचुर हो जाता है। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम रुधिर के थक्के को घोलने में उपयोग होता है? तो यह स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम होता है, और होता है, सीधे आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन उसके द्वारा उत्पन्न उत्पाद के साथ उचित, मतलब कौन सा उत्पाद के साथ उचित रूप से मिलित है? तो मिथाइलोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड गलत है, यह अपना बायोगैस हो जाएगा। अगला है पेनिसिलियम नोटेटम, तो यह अपना पेनिसिलिन होता है। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी एथेनॉल, यह अपना सही है। और एसिटोबैक्टर एसिटाई, तो यह अपना एसिटिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एल्कोहली पेय किण्वित रस के आसवन से तैयार नहीं किया जाता है? यानी कि इनमें से कौन सा आसवन से तैयार नहीं किया जाता है? तो अपना बियर और वाइन आसवन से तैयार नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है में सही मिलान को चुनना है, तो साइक्लोस्पोरिन एक प्रतिरक्षात्मक संदमक कारक, सीधे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें सही मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला हमारा है एस्परजिलस नाइगर, तो हमारा एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, तो यह अपना ब्यूटाइरिक अम्ल, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, तो यह अपना इथेनॉल, अपना ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, तो ये अपने साइक्लोस्पोरिन ए के निर्माण से संबंधित है। और मोनोइस्कस परप्यूरियस अपने स्टैटिन से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, साइक्लोस्पोरिन ए का उपयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है, इसका उत्पाद होता है। तो भाई किससे बनता है? तो अभी हमने देखा कि यह जो होता है अपना साइक्लोस्पोरिन ए, वह कवक द्वारा बनता है, जो कि एक ट्राइकोडर्मा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरेलू वाहित मल में कोलाइडी पदार्थों का चयन कीजिए। तो इसको मैंने जब आपको इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ाया था तो एकदम अच्छे से इसके बारे में बताया था। तो अपने जो कोलाइडी पदार्थ होते हैं वह हैं मल पदार्थ, जीवाणु, वस्त्र तथा कागज के रेशे। एनसीईआरटी में आपको सीधे सीधे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैव नियंत्रण कारक प्राप्त होते हैं। तो यह अपने बैसिलस thuringiensis से प्राप्त होते हैं, सीधे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र में काम आने वाला जीवाणु। तो भाई गोबर गैस संयंत्र में काम आने वाला जीवाणु मेथेनोजेंस है। अगला क्वेश्चन है, गलत मिलान को चुनना है। तो देखते हैं, साइक्लोस्पोरिन ने प्रतिरक्षात्मक संदमक, सही बात है। बैसिलस thuringiensis क्राइकोटीन, यह भी अपना सही है। राइजोबियम जैव उर्वरक, यह भी सही बात है। गोबर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेडी बर्ड किन से छुटकारा दिलाने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो अपना लेडी बर्ड है वह एफिड से छुटकारा दिलाता है, सीधे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोमस एक है, मतलब ग्लोमस क्या है। तो अपना जो ग्लोमस है वह कवक जिसे जैव उर्वरक के रूप में उपयुक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप प्रजनन कार्यक्रम में किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के विविध एलील्स का समस्त संग्रहण को क्या कहते हैं। तो भाई
हम सभी जानते हैं कि इसे जनन द्रव्य संग्रहण कहते हैं और यह अपने पादप प्रजनन कार्यक्रम का यह मूलाधार होता है। तो सीधे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना जैव पुष्टिकृत यानी कि बायो फोर्टिफाइड मक्का के संकर सुधारे गए हैं। किसके लिए? तो अपने मक्का में अमीनो अम्ल की मात्रा को लाइसिन और आर्जिनिन का इसमें मात्रा को दुगना किया गया था। तो यह अपने अमीनो अम्ल की मात्रा के लिए इसमें सुधार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना है अगला कौन है रेपसीड मस्टर्ड की कौन सी किस्म एफिड के लिए प्रतिरोधी है? तो इसका पूसा गौरव किस्म एफिड के लिए प्रतिरोधी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा जैव पुष्टिकरण का उद्देश्य यानी कि बायोफोर्टिफिकेशन का इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? भोजन में प्रोटीन की मात्रा व गुणवत्ता में कमी, तो यह कमी नहीं, यहाँ पर अपना बढ़ोतरी होना चाहिए। तो यही हमारा उद्देश्य नहीं है, अन्य है भोजन में तेल की मात्रा गुणवत्ता को बढ़ाना, भोजन में पोषक खनिजों की मात्रा को सुधार, भोजन में विटामिन की मात्रा बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें सही मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा ब्रेसिका, तो ब्रेसिका हमारा पूसा स्वर्णिम है। और हमारा अगला है जो फूल गोभी, तो हमारा फूल गोभी पूसा शुभ्रा, मिर्च हमारा पूसा सदाबहार और भिंडी हमारी पूसा स्वानी, सीधे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म फसल की किस्म की कीट प्रतिरोधकता के संदर्भ में गलत मिलाया गया है? तो देखते हैं पूसा सेम फल भेदक, यह सही है। पूसा गौरव तना भेदक, यह हमारा गलत है। और बीटी कपास मुकुल कृमि, यह भी सही है। पूसा सेम 2 जैसिड, यह भी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है हमें यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। ए की यहाँ पर परभनी क्रांति ये किस्म जो बी के लिए प्रतिरोधी है। तो हमारा ए यहाँ पर जो है यहाँ पर वह है कि अपना ए हमारा भिंडी है। भिंडी की परभनी क्रांति की एक किस्म जो येलो मोजैक वायरस यानी कि पीत मोजैक विषाणु के लिए यह प्रतिरोधी है, सीधे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप प्रजनन कार्यक्रम के मुख्य पद नीचे दिए गए हैं और हमें इन पदों को सुव्यवस्थित क्रम में रखना है। तो सबसे पहले अपना परिवर्तनशीलता का संग्रहण, उसके बाद फिर जनकों का मूल्यांकन और चयन, और फिर चयनित जनकों के बीच संकरण, और उसके बाद श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन तथा परीक्षण, और लास्ट में नए कंसरों का परीक्षण, निर्मुक्ति तथा व्यापारीकरण। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन जंतु तथा मानव पोषण के लिए कौन एक वैकल्पिक प्रोटीन स्रोत हो सकता है? तो यह अपना एकल कोशिका प्रोटीन यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर ए बी और सी को यहाँ पर हमें भरना है। तो हमारा यहाँ पर जो है वह आएगा अपना ब्रेसिका, और हमारा ब्रेसिका पूसा गौरव एफिड के लिए पीड़क है। हमारा फ्लैट बीन यहाँ पर पूसा सेम 3 और यह जैसिड के लिए प्रतिरोधी है। ओकरा पूसा स्वानी और यह अपने फल भेदक के लिए यह प्रतिरोधी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा एक प्रोकैरियोट एकल कोशिका प्रोटीन का स्रोत है? तो भाई मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रॉपस एकल कोशिका प्रोटीन का स्रोत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है केलस होता है। तो केलस सक्रिय रूप से विभाजन कर रही कोशिकाओं का अविभेदित समूह होता है। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ऊतक संवर्धन तकनीक में कार्बन का स्रोत सुक्रोज होता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है एंड्रोजेनिक अगुणित पादप उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो भाई एंड्रोजेनिक यानी कि अपने परागकण से संबंधित, तो परागकण व पराग को संवर्धन द्वारा हम अपने
एंड्रोजेनिक अगुणित पादप उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। तो यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा अगला लेक्चर कल आएगा पार्ट 6। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी को मेरी तरफ से जाने के टाइम भी जय श्री राम। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।